हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। पिछले लेक्चर यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल ब्रीडिंग पार्ट 1 में हमने देखा था हाउ एनिमल ब्रीडिंग इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम रोमन एम्पायर। उसके बाद ब्रिटिश रॉयल्टी में कैसे कैसे एनिमल ब्रीडिंग ग्रो हुआ, इंक्लूडिंग द रेस हॉर्सेस एंड अदर ब्रीड्स। कैसे रॉबर्ट बेकविल ने डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीडिंग के थ्रू कैसे डिफरेंट एनिमल्स को प्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने डिफरेंट एडवांसेस देखे थे। लश के बारे में पढ़ा था, डिकरसन के बारे में पढ़ा था, रॉबर्टसन रैंडल के बारे में पढ़ा था, मेंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को और पढ़ेंगे आफ्टर रॉबर्टसन एंड रैंडल यानी कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के इवोल्यूशन के बाद कैसे ब्रीडिंग इवॉल्व हुई है टिल द मॉडर्न टाइम्स। तो अगर हम एनिमल ब्रीडिंग की बात करें तो इवानोव का जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ई आई इवानोव ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को प्रैक्टिस करा था वाइडली इन फार्म एनिमल्स इंक्लूडिंग दिस हॉर्सेस, शीप एंड कैटल। तो इन सब में जब इन्होंने वाइडली इनको यूज़ करा तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड वी ऑल नो दैट दिस इज द फाउंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनिमल ब्रीडिंग इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो या मॉइट हो, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एनिमल ब्रीडिंग। उसके बाद आई बारी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1866 में मेंडल ने अपने लॉस को पब्लिश कर दिया था, पर उस टाइम पे उनके लॉस को वाइड रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो उसके बाद 1900s में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? ह्यूगो डी ब्राइस हॉलैंड, वॉन शर्माक, एरिक वॉन शर्माक थे ऑस्ट्रिया से ही, और कार्ल कॉरिन्स थे जर्मनी से। तो इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव काम जो भी ये कर रहे थे उनमें सेम रिजल्ट मिला जो कि मेंडल को अपनी रिसर्च में मिला था। अब जो भी रिसर्च होता है उसे पब्लिश करने से पहले हमें रिविजिट करना होता है कि क्या ये काम पहले किया हुआ है, कहीं ये रिपीटिशन तो नहीं है किसी काम का। तो जब ये रिविजिट करने लगे तो उन्होंने पाया कि ये काम तो जो भी इनके कंक्लूजन्स थे वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं 1866 में बाय अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कहें या मैथमेटिशियन कहें या रिसर्चर कहें, मेंडल ने। तब जाके मेंडल को रिकॉग्निशन मिला एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रीडिंग इवॉल्व हो रही है, फिनोटिपिक ट्रेट्स के मेजरमेंट्स भी वैसे वैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसी टाइम पे 1907 में डेनमार्क में बहुत सारे पिग्स के इंपॉर्टेंट ट्रेट्स को मेजर करने के टेक्निक्स, जैसे कि फॉर फीड कंजम्पशन, फीड एफिशिएंसी, दिस कार्कस क्वालिटी, ये सब मेजर करने के तरीके डेवलप हो गए। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इन लाइफस्टॉक। जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि कैसे एनिमल्स को सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद क्या वो पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट एनिमल्स में दिख रहा है या नहीं। उसके बाद 1908 में जी.एच. हार्डी और विलियम विनबर्ग ने इंडिपेंडेंटली दिया था द फेमस हार्डी विनबर्ग लॉ। जी.एच. हार्डी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और विलियम विनबर्ग एक जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप। तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली ये लॉ डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, द हार्डी विनबर्ग लॉ सेज दैट द जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जो भी एक पॉपुलेशन में किसी भी ट्रेट के अपीयर होने की जो जीन और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है, दे रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 एंड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये है हमारी जीन फ्रीक्वेंसी, एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। और जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर can also be predicted because it remains constant from one generation to another. उसके बाद 1923 में स्वीडन में बहुत सारे पिग टेस्टिंग स्टेशंस स्टार्ट हुए थे। पिग टेस्टिंग स्टेशंस में जो भी ब्रीडिंग के थ्रू नई ब्रीड्स या पिग्स बन रहे थे उनकी टेस्टिंग होती थी, कैसी उसमें बैक फैट थिकनेस है, फॉर ऑल द परफॉर्मेंस मीजर्स। उसके बाद 1939 में सबसे पहले इंडिया में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ था। किसने किया था? संपत कुमारन जी ने। और ये एक हेलिकर काउ में एक फ्राइशियन बुल का सीमन इंसेमिनेट किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। हल्लीकर काउ थी और बुल था हॉल्स्टीन फ्राइशियन का, मतलब उसका सीमन यूज़ किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पैलेस डेयरी फार्म। जो मैसूर पैलेस है उनका एक डेयरी फार्म था, वहाँ पे इन्होंने ये करा था। और ये एक वेटनेरियन थे फ्रॉम वेटनरी कॉलेज देयर। उसके बाद 1942 में इंडिया में डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने IVRI यानी कि हमारे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहला साइंटिफिक रिसर्च शुरू किया था ऑन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इनका साइंटिफिक रिसर्च किस पे फोकस था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की एफिशिएंसी कितनी है अगर फील्ड लेवल में देखा जाए। उन्होंने उसके लिए डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस, डाइल्यूएंट्स वगैरह को भी चेक करके एक प्रॉपर रिसर्च उन्होंने कंडक्ट की थी कि क्या एक एफिकेसी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस बनाया आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का इन इंडिया।
उसके बाद 1953 में हम सभी को पता है कि द फेमस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए आया। किसने दिया था ये? जेडी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। तो अकॉर्डिंग टू डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए जो होता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है, जो कि दोनों हेलिक्स जो होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल चले हुए होते हैं। वन इज इन द 5 to 3 डैश और दूसरा इसका उल्टा चलेगा। और बेस पेयरिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन ए एंड टी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एंड बिटवीन जी एंड सी, दैट इज ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये किसने दिया था? जेडी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। और ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। उसके बाद 1980s में मार्टिन क्लाइन और उनके कोवर्कर्स ने सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक माउस बनाया था। ट्रांसजेनिक माउस क्या होता है? ट्रांसजेनिक वर्ड से ये स्पेसिफाई होता है एनी ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स जीन और फॉरेन जीन। और जो ये फॉरेन जीन होता है वो डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस होता है इनटू द जीनोम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म नहीं चाह रहा था कि मेरे मेरे अंदर कोई फॉरेन जीनोम आए, पर ह्यूमंस ने फॉर देयर पर्पस ऑफ साइंस और रिसर्च डेलिबरेट इंट्रोडक्शन किया है किसी फॉरेन जीन का इनटू दिस ऑर्गेनिज्म। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फॉरेन जीन इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसजेनेसिस। तो इनकी इस रिसर्च से ये पता चला कि फॉरेन जीन्स भी किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और वो नेचुरली परफॉर्म करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं इन दिस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद 1990 में फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? ऐसी कोई भी ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें एनिमल का जेनेटिक जो भी आर्किटेक्चर है, डीएनए है, उसे हम चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं बाई मे बी बाई इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स या फिर डिलीशन ऑफ इट्स ओन जीन्स। तो इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि हम जेनेटिक्स को इंजीनियर कर रहे हैं। तो पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी बनी थी जेनेंटेक इन सैन फ्रांसिस्को। और इसने, अब देखिए अभी तो बस रिसर्च हो रही है, अब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की कंपनी बन गई तो ये दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंडिविजुअल्स। तो ये एक कॉमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग फेज था। उसके बाद 1990 में एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और इसका एम क्या था? टू सीक्वेंस द कंप्लीट जीनोम ऑफ ह्यूमन। सीक्वेंस कहने का मतलब किस पोजीशन पे ए है, किस पोजीशन पे टी है, किस पोजीशन पे जी है, किस पोजीशन पे सी है, ये सारा पता लगाना इन द ह्यूमंस। तो ये कंप्लीट हुआ था अराउंड 2003 एंड इट वाज सच अ बिग प्रोजेक्ट कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगी थी, पर इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे रेयर डिजीजेज, जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पता लगा विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो बहुत सारे जीनोम प्रोजेक्ट्स हुए, इंक्लूडिंग फॉर माइस, कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड ऑल द लाइफ स्टॉक एनिमल्स ऑल्सो। 1990s के दौरान ही पब्लिकेशन हुआ था ऑफ द फेमस बुक जुरासिक पार्क बाय माइकल क्रिक्टन। आप सभी ने ये मूवी भी देखी होगी। इसमें एक ऐसा लैबोरेटरी जैसा बना होता है जिसमें ये जेनेटिकली इंजीनियर करके इन डायनासोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। हावेवर क्रिक्टन ने ये भी बताया है कि हाउ डेंजरस दिस कैन बी। तो ये है जुरासिक पार्क का, और ये आइडिया फ्रॉम दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग ही आया हुआ है। उसके बाद 1997 में मेजर क्लोनिंग माइलस्टोन हुआ। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस एनिमल, सिमिलर टाइप ऑफ एनिमल फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूरा ही ऑर्गेनिज्म बना देना, उसे बोलते हैं क्लोनिंग। तो क्लोन जो बनेगा वो एग्जैक्टली दिखेगा इसके पेरेंट्स का, जिस सेल से भी ये बना है उसकी तरह ये पूरा एग्जैक्टली दिखेगा। तो सबसे पहले क्लोनिंग जो एनिमल्स में हुई थी वो की थी सक्सेसफुल क्लोनिंग इयान विल्मट ने इन द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। और जो ये शीप बनी थी, फर्स्ट क्लोन शीप, का नाम दिया था डॉली। इसके बाद इन्होंने और भी क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे पॉली, मॉली वगैरह शीप्स इन्होंने प्रोड्यूस की थी। उसके बाद 1998 में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में बहुत सारे क्लोन माइस बनाए गए साइंटिस्ट ने, और ये बहुत जनरेशन्स तक इन्होंने प्रोड्यूस करे, 3 जनरेशन्स ऑफ क्लोन्स प्रोड्यूस करे फ्रॉम द माइस बाय द साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। अगर हम माइलस्टोन देखें एनिमल क्लोनिंग में, तो जापान में किंकी यूनिवर्सिटी में 8 आइडेंटिकल काफ्स प्रोड्यूस हुए थे यूजिंग क्लोनिंग। यूएसए में एक क्लोन्ड काफ बना था, जेफरसन, फ्रॉम द फ्राइसियन काउ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्लोन डेयरी काफ बना था। और इन इंडिया एनडीआर करनाल जो है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एनिमल क्लोन्स। और इन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुली क्लोन किया था बफेलो श्रेष्ठ, जो कि एक मुर्रा बफेलो का क्लोन्ड काफ था। तो हमने देखा कि एनिमल ब्रीडिंग कैसे इवॉल्व हुई है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। इंडिया में भी ये
और हर्ड बुक्स, लाइफ स्टॉक शोज़, ये सब होते रहे ताकि जो भी ब्रीड्स हैं नई-नई जो बन रही है वो आम जनता जो भी फार्मर्स हैं उनमें फेमस हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें। तो इन्हीं सब एडवेंचर्स और इनिशिएटिव्स की वजह से इंडिया में जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो रेगुलरली इंक्रीज़ हुई है और प्रोडक्शन भी बढ़ा है। इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल्क, मीट, एग बाकी जो भी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं उनका, और ये इन्हीं इनिशिएटिव्स ने इस प्रोडक्शन इंक्रीज़ को बेस बनाया था। तो जैसे हमें पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, बहुत सारे इंडिजीनस ब्रीड्स हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एएनजीआर। इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री व्हेन इट कम्स टू इट्स एएनजीआर यानी कि एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। पर अभी भी हम देखें तो प्रोडक्शन इंडिया का उतना नहीं है जितना होना चाहिए, पर यूनिट एनिमल प्रोडक्शन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जब शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे लैकुने थे जिन्होंने हमें पीछे खींचा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हमारा कंट्री एक बहुत बुरे पार्टीशन से निकला था। जब हमने ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस या साइंटिफिक रिसर्च शुरू की तो हमारे पास वैलिड डेटा अवेलेबल नहीं था। कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रिंसली स्टेट्स, सबके अलग-अलग रूल्स थे। सब जगह पे एक सेंट्रल पॉलिसी फॉलो करना मुश्किल था और कोई ऐसा डेटा नहीं था जिससे शुरू की जाए। और अभी हमें ये भी पता है कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, जैसे आप साहिवाल को देख लीजिए या रेड सिंधी को देख लीजिए, वो सारे पाकिस्तान को चले गए। तो बहुत ज़्यादा एएनजीआर का लॉस भी हुआ था। बट डिस्पाइट ऑफ एडवर्सिटीज इंडिया डिडंट गिव अप, और 1941 में टू स्टार्ट फ्रेश कि हम अपना फिर से डेटा जनरेट करेंगे जो कि बहुत रिलायबल होगा, आईसीआर ने हर्ट बुक शुरू करा था। हर्ट बुक इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड ऑन द लाइंस ऑफ जो हर्ट बुक प्रोग्राम चला हुआ था रशिया या फिर यूएसए और इंग्लैंड में, उसी बेसिस पर हर्ट बुक प्रोग्राम शुरू हुआ। और सबसे पहला हर्ट बुक बना था रेड सिंधी, और उसके बाद साहिवाल के लिए। जो हर्ट बुक के बनने से जिसमें लीनिएज रिकॉर्ड होता है एनिमल का, तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव हुआ। अगर आपके पास डेटा फुल प्रूफ है तो आप इम्प्रूवमेंट भी फुल प्रूफ कर पाएंगे। इसके बाद हर्ट बुक शुरू हुए हरियाणा, मुर्रा, गिर, कांकरेज, थारपारकर, कंगायम और अंगोल, और बहुत सारे एनिमल्स के लिए अभी भी हर्ट बुक्स बन रहे हैं। तो हर्ट बुक का रोल क्या था? फॉर द कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इंडिजीनस एनिमल्स का कंजर्वेशन और उनका इम्प्रूवमेंट बढ़ने लग गया बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर देम। तो जैसे कि हमें पता है इंडिया में लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अबाउट 535 मिलियन। पर जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें इंडिया अभी भी लैग करता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि पुअर क्वालिटी जेनेटिक क्वालिटी का एएनजीआर है, शॉर्टेज है क्वालिटी फॉडर की। फार्मर्स जो है उनकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार है, वो अच्छा बैलेंस डाइट नहीं बना पाते या खिला नहीं पाते एनिमल्स को, या सुपीरियर एनिमल्स को परचेज नहीं कर पाते हैं। ऊपर से इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दे आर वेरी अनफेवरेबल, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट्स इन लद्दाख टू द वेरी वार्म कंडीशन इन तमिलनाडु एंड ऑल दीज थिंग्स, ह्यूमिड कंडीशंस, जो कि एनिमल्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है और इवन ह्यूमंस के लिए, फार्मर्स के लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अगर हमें इन कंडीशन से ओवरकम करना है तो हमें कंटिन्यूअसली साइंटिफिकली एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस को यूज़ करना पड़ेगा, बेटर ब्रीडिंग मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अपग्रेडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और लाइक जिनोमिक सिलेक्शन एट्सेट्रा। उसके बाद इम्प्रूव मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने प्रॉपर जेनेटिक सुपीरियरिटी को दिखा पाए। इसी अगर हम ऐसा करते हैं तो वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस सेल्फ सफिशिएंट livestock population and India will be self-sufficient in the coming years. अगर हम ओवरऑल रिवाइज करें कि हमने क्या पढ़ा, एनिमल ब्रीडिंग कैसे इवॉल्व हुआ, तो एनिमल ब्रीडिंग अगर हम देखें पास्ट में तो एक सिंपल आर्ट बेस्ड मेथड्स थी, जिसमें एनिमल्स को बेस्ड ऑन देयर टाइप यानी कि जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनके बेसिस पर सेलेक्ट और ब्रीड किया जाता था। पर अब ये एक हाईली साइंटिफिक डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो चुका है और प्रेजेंट में एनिमल्स आर सेलेक्टेड मोस्टली बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक सुपीरियरिटी। इंपॉर्टेंट डेटा, फिनोटिपिक डेटा रिकॉर्ड होता है, उसके बेसिस पर एनिमल इवैल्यूएट होते हैं, उनकी रैंकिंग होती है, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। और जो भी ट्रेड्स हैं उनकी हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं ताकि जो एनिमल जो भी प्रोड्यूस हो वो एक बेटर प्रोडक्टिविटी और बेटर एफिशिएंट, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बेटर एनिमल अडेप्टेड टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोड्यूस हो पाए। तो दिस इज हाउ एनिमल ब्रीडिंग हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो ये था अबाउट हिस्ट्री ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, जिसमें हमने बहुत सारे टर्म्स को भी डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट अबाउट वेरियस साइंटिस्ट जिनने काम किया हुआ है इस डिसिप्लिन में। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन इंडिया एट द इज्जत नगर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1942? तो पूछ रहा है कि सबसे पहले एआई पे किसने काम करा था आईवीआरए में। तो आप एक पॉज ले सकते हैं और आंसर को रिकॉल कर सकते हैं। तो आईवीआरए में सबसे पहले एआई पे काम किया था डॉक्टर पी भट्टाचार्य जी ने।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ रिप्रोडक्टिव साइंस हु वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग यूजिंग एआई इन डॉग्स। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले एआई डॉग्स में किसने किया था, वेदर इट वाज इवानोव, रॉबर्ट बेकवेल, स्पेलेंजिनी और संपत कुमारन। टेक अ पॉज एंड रिकॉल द आंसर। तो सबसे पहले डॉग्स में एआई किया था लेज़ेरो स्पेलेंजिनी ने। Next question is, Robert Bakewell, the father of animal breeding, introduced a practice where a male animal's quality was evaluated by using it in different herds. What is this practice called? तो रॉबर्ट बेकवेल की जो मेथड थी ऑफ इवेल्युएटिंग एनिमल, उसको क्या बोला जाता है? क्या इसे ट्रैप नेस्टिंग बोला जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाता है, सायर टेस्टिंग बोला जाता है, या प्रोजेनी टेस्टिंग बोला जाता है? टेक अ पॉज, रिकॉल द आंसर, और आंसर है सायर टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the primary significance of the discovery made by Anton von Leeuwenhoek and John Ham? तो बेसिकली पूछ रहा है कि ए वॉन ल्यूवेनहॉक और जॉन हैम ने क्या डिस्कवरी की थी मेजर? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, प्रपोजल ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, फर्स्ट एआई इन मैमल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो क्या किया था? स्पर्म्स को सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस में देखा था। आपको ये सब चीज़ें भी रिकॉल करनी है कि ये सब चीज़ें किसने की थी। So this was about history of animal breeding. We discussed in detail about the history of animal breeding, how it evolved and how it is transforming through generations. Thank you for a patient listening. See you in the next lecture.